हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ठीक है, प्रविशेषण हमको बताना है कि किस में नहीं है। तो ऑप्शन है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ऑप्शन बी है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ऑप्शन सी है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं और ऑप्शन डी है बच्चे समझदार हो गए हैं। तो बताना है कि इसमें प्रविशेषण कौन नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो हिंदी में विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, अर्थात विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन प्रविशेषण नहीं है। तो किसमें नहीं है? तो बच्चे समझदार है, इसमें क्या है? प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निरंतर निरंतर यहाँ पे खाली स्थान है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे हमको बताना है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन है हंगामा, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है बोझ और ऑप्शन डी है प्रयास। तो निरंतर क्या करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है? तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। यहाँ पे क्या होगा? प्रयास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी हमको बताना है। ऑप्शन है प्रश्न अलंकार, ऑप्शन बी है विस्मृति, ऑप्शन सी है चित्कार और ऑप्शन डी है अनुभूति। ठीक है, तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो समानार्थी शब्द बताना है बोध का, कौन सा होगा? तो ये होगा अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रश्न अलंकार, ऑप्शन बी विपसा अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार और ऑप्शन डी है अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा वो हमको बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार क्या है? काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो ये होगा यमक अलंकार। चलिए देखते हैं कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार होता है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। एक एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार दो से अधिक बार आए दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे घटा शब्द और यहाँ पे घटा दो बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो एक घटा का अर्थ क्या होगा? एक घटा का अर्थ होगा काले बादल। एक घटा का अर्थ होगा काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ होगा यहाँ पे तो कम हो गया, कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा यानी काले बादल का घमंड कम हो गया। यहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अब देखते हैं कि विपसा अलंकार किसे कहते हैं। विपसा अलंकार किसे कहते हैं? तो जब अत्यंत आदत को अनेक बार आवृत्ति, एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहां विपसा अलंकार होता है। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की
आवृत्ति एक शब्द, ठीक है, एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति, अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ विप्सा अलंकार होगा, वहाँ विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, अनुयुक्ति अलंकार देखते हैं कि अनुयुक्ति अलंकार किसे कहते हैं। अनुयुक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। जहाँ अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है। अनुयुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ, मुहावरे के अर्थ का चयन करें। ठीक है, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का हमको चयन करना है कि इसमें कौन सा मुहावरा होगा, मुहावरे का कौन सा अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, ऑप्शन बी है चने को बजाना, ऑप्शन सी है चने रूपी खिलौने से खेलना और ऑप्शन डी है बहुत आवाज करना। तो थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि बहुत दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्यांश बताइए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए हमको वाक्यांश बताना है। तो ऑप्शन ए फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, ऑप्शन बी आधे जल से भरा गगरी छलक जाती है और ऑप्शन सी है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है और ऑप्शन डी है आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा बहुत करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। ठीक है, कमल का स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन है कमलिनी, ऑप्शन बी है कमली, ऑप्शन सी है कमलिनी और ऑप्शन डी कामले। तो कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा कमलिनी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। तो ऑप्शन है मिलजुल मन, ऑप्शन बी आग की हंसी और ऑप्शन सी है विनायक और ऑप्शन डी है रेहान पर रघु। तो रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है विनायक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है छोटा, यहाँ पे खाली स्थान है बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा करें। इस लोकोक्ति को पूरा करना है। तो ऑप्शन है बालक, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन सी है सिक्का और ऑप्शन डी है साथी। तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन है ब्रह्मी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी और ऑप्शन ए ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानना है कि कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन है दूध में कौन पड़ गया, ऑप्शन बी है वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, ऑप्शन सी है वह स्वयं आएगा और ऑप्शन डी वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें होगा वह स्वयं आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, ये अनुच्छेद है, इसको हम सही क्रम में इन सबको लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम और देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएंगे, मतलब एक को पहले चेक करेंगे कि क्या यह
सही क्रम में बैठ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ए लेंगे, फिर डी लेंगे, फिर सी लेंगे और बी लेंगे। तो पढ़ते हैं। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। फिर उसके बाद डी, दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। क्या है कि अगर यही दो पढ़ रहे हैं तो इनसे क्या लग रहा है कि ये दोनों सही क्रम में नहीं बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। सबसे पहले हम डी लेंगे, फिर बी लेंगे, फिर सी लेंगे और फिर ए लेंगे। तो डी, सबसे पहले डी पढ़ते हैं। दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिसका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। ठीक है, इसको पढ़ने पे क्या है कि सार्थक क्रम बैठ रहा है, यानी सही क्रम बैठ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार बताना है हमको कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा अतिशोक्ति अलंकार। इसमें कौन सा होगा, अतिशोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अतिशोक्ति अलंकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं कि अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ा के यानी बढ़ के लोक सीमा से बढ़ के प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1 से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन सी है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और ऑप्शन डी है 1000 ईस्वी से अब तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से है, तो वो 1000 ईस्वी से अब तक यह क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य काल। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल यहाँ पे खाली स्थान है का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ऑप्शन है चित्रकला, ऑप्शन बी है शिल्प कला, ऑप्शन सी है स्थापत्य कला और ऑप्शन डी है मूर्ति कला। तो ताजमहल क्या है, तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, कृपण का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन है तंगदिल, ऑप्शन बी है कंजूस, ऑप्शन सी है उदार और ऑप्शन डी है उदार। तो कृपण का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा वो हमको बताना है। तो कृपण का विरुद्धार्थी क्या होता है, तो ये होता है उदार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन है अर्जित, ऑप्शन बी है विसर्जित, ऑप्शन सी है अनुपार्जित और ऑप्शन डी है सृजित। तो उपार्जित का विरुद्धार्थी क्या होगा, तो इसका होगा अनुपार्जित। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चुनाव क्षेत्र का पुनः
चुनाव क्षेत्र का पुनः, यहाँ पे पुनः है, पुनः खाली स्थान है फिर किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ऑप्शन है परिगणन, ऑप्शन बी है परिचालन, और ऑप्शन सी है परीक्षण, और ऑप्शन ए परिसीमन। तो चुनाव क्षेत्र का पुनः क्या करना चाहिए, तो परिसीमन किया जाना चाहिए, परिसीमन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पे परिसीमन भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, ठीक है, किस भाग में त्रुटि है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे है वाक्य, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन है अपमान का घूंट, ऑप्शन बी हम कब तक, ऑप्शन सी है सहते रहेंगे, और ऑप्शन डी है पीते रहेंगे। तो किस भाग में त्रुटि है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे आधा पो है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह उल्लास की, यहाँ पे खाली स्थान है, बनाए रखने का पूर्ण, यहाँ पे भी खाली स्थान है, किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे भरा जाएगा क्या, वो हमको बताना है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कि सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है कि चोटी का पसीना, यहाँ पे होगा चोटी का पसीना एड़ी तक आना, ठीक है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए, ठीक है, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए कूदना, ऑप्शन बी प्रतिदिन कसरत करना, और ऑप्शन डी है दौड़, और ऑप्शन डी है कड़ा परिश्रम करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ होगा कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए, ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए राम और सीता वन को गई, ऑप्शन बी युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ऑप्शन सी है उसने धीमी स्वर में बताया, और ऑप्शन डी उसने कुछ देर से उत्तर दी। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो शुद्ध वाक्य होगा कि युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, अलंकार बताना है कि हरिपद कोमल कमल से इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है,
की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अत्यंत सादृश्यता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है। यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार के बारे में जानते हैं कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो जब यमक अलंकार की एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं हम। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वह रूपक अलंकार होता है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द है। ठीक है। एसड़ा का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन है अभिलाषा, ऑप्शन बी है लोभ, ऑप्शन सी है प्यार और ऑप्शन डी है लालच। तो क्या है कि हमको बताना है कि एसड़ा का समानार्थी शब्द, तो एसड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका होगा अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है घी खिचड़ी होना का कहावत, इस कहावत का अर्थ बताइए। ठीक है। घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी है मकर संक्रांति पर्व मनाना, ऑप्शन सी है पौष्टिकता में वृद्धि होना और ऑप्शन डी है खूब घुलना मिलना। तो घी खिचड़ी होना इसका इस कहावत का अर्थ क्या होगा, तो इस कहावत का अर्थ होगा खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है अर्ध कथा, ऑप्शन बी है मेरा जीवन प्रवाह और ऑप्शन सी है चांद सूरज के बीरन और ऑप्शन ये मेरी आत्मकहानी। तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा क्या नाम, तो क्या है वो, तो वो है अर्ध कथा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नदी का जल ठंडा है सामान्य बहुवचन बताइए। ठीक है। नदी का जल ठंडा है इसका सामान्य बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन बी है सभी नदी का जल ठंडा है, ऑप्शन सी है नदियों का जल ठंडा है और ऑप्शन डी है नदियों का जल ठंडा है। ठीक है। तो क्या है कि नदी का जल ठंडा है इसका सामान्य बहुवचन क्या होगा, तो इसका सामान्य बहुवचन होगा कि नदियों का जल ठंडा है। नदियों का जल ठंडा है, यहाँ नदी में छोटी की मात्रा होगी बड़ी की मात्रा नहीं होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है रमा शंकर शर्मा रसाल, ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम और ऑप्शन डी है प्रताप वैदिक। तो रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, तो ये है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है बिनु पग चले सुने बिनु काना इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना इस उक्ति में अलंकार बताना है। तो ऑप्शन है विभावना, ऑप्शन बी है भ्रांतिमान, ऑप्शन सी है व्यतिरेक और ऑप्शन डी है संदेह। तो क्या होगा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा विभावना अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है। इसमें विभावना अलंकार होगा। चलिए देखते हैं कि विभावना अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है। विभावना अलंकार, तो विभावना अलंकार क्या होता है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए
हो जाए वह विभावना अलंकार होता है। वह विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि बिनु पग चले बिने सुनु काना। इसका अर्थ क्या है कि कि यहाँ पैर के बिना चलना और कान के बिना सुनना, ये क्या हो रहा है, इसमें बताया गया, इसका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा विभावना अलंकार। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि ये भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, तो जहाँ ब्रह्मवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ ब्रह्मवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान अन्य किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तब वहाँ क्या होता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला है, यहाँ पे देखते हैं कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, संदेह अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे अगला है इसमें व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमेय की उपमान से अधिकता का अथवा उपमान की न्यूनता का वर्णन ही व्यतिरेक है। ठीक है, अगला है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन डी है संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा है, इसमें क्या है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या कौन सा विशेषण है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो
जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा पूरा नहीं लिख रहा हूं, मात्रा अथवा नाप तोल का बोध हो या का ज्ञान हो, का बोध हो, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुण दोष का बोध होता है, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है? तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। ठीक है, पानी का सामान्य बहुवचन बताना है कि पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा? पानी का सामान्य बहुवचन ऑप्शन नंबर ए है समादर, ऑप्शन बी है पानियों, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है पानियों। तो पानी का बहुवचन क्या होता है? तो पानी का बहुवचन पानी ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, किलमिश का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है विषैला, ऑप्शन बी है पाप, ऑप्शन सी है भयंकर और ऑप्शन डी है महाविष। तो किलमिश का समानार्थी क्या होगा? तो किलमिश का समानार्थी होगा पाप, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। ठीक है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए है लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन बी है लड़के को बुलाओ, ऑप्शन सी है सभी लड़कों को बुलाओ और ऑप्शन डी है लड़कों को बुलाओ। तो इसमें सामान्य बहुवचन बताना है। तो इसमें बहुवचन क्या होगा? तो इसमें होगा लड़कों को बुलाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे बिंदी नहीं रहता है इसमें, ये वाला यहाँ पे बिंदी लगा है तो ये गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है अपभ्रंश। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन है? तो वो है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। इसमें हमको बताना है कि कहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन ए प्रचलित है, ऑप्शन बी है कथा, ऑप्शन सी है इसके लिए और ऑप्शन ए एक प्रामाणिक। तो कहाँ पे गलती है, कहाँ पे त्रुटि है? तो यहाँ पे एक प्रामाणिक ये क्या है? यहाँ पे त्रुटि है प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दिल्ली की, यहाँ पे खाली स्थान है, एशिया में यहाँ पे भी खाली स्थान है, रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे भरना है। तो दिल्ली की यहाँ पे क्या भरा जाएगा? दिल्ली की, यहाँ पे दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है, विशेष स्थान रखती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है क्रोध, यहाँ पे खाली स्थान है, का ही एक खाली स्थान है, रूप है। यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो क्रोध, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य का काल बताना है। तो ऑप्शन ए है सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी है संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी है वर्तमान काल और ऑप्शन डी है भूतकाल। तो
तो इसमें हमको काल बताना है, तो इसमें कौन सा काल होगा? कदाचित संध्या को पानी बरसे, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा हमारा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि संभावना जताई जा रही है कि क्या कदाचित संध्या को पानी बरसे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। ठीक है, काल किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे हम कि काल किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं कि काल किसे कहते हैं हम। काल किसे कहते हैं हम? तो क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है भूतकाल, भूतकाल। दूसरा होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और तीसरा होता है भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, बात करते हैं कि संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? तो संभाव्य भविष्य काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वह संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी भविष्य में बता रहा है कि हो सकता है संध्या, यानी संध्या आने वाला है तो भविष्य में बता रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी वो संभावना व्यक्त किया जा रहा है किसमें? भविष्य में, कि पानी बरसे। ठीक है, सामान्य भविष्य काल क्या होता है? सामान्य भविष्य काल होता है, इसके माने तो वो होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होने, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो वहाँ उसे हम वहाँ भूतकाल होता है। ठीक है, या उसे हम भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताना है कि ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है ईंधन, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वाग और ऑप्शन डी उदग्र। ठीक है, तो ऊर्जा का समानार्थी क्या होगा? तो ऊर्जा का समानार्थी होगा शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण बताना है। तो ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। तो कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें क्या है? कौन सा विशेषण है? तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ठीक है, सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है हमको बताना है। तो ऑप्शन है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो यहाँ पे जो सुहावना शब्द है यह किसका परिचायक है? सुहावना जो लिखा है वो किसका परिचायक है? तो वो है विशेषण का। ठीक है, विशेषण का, विशेषण मतलब विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो सुहावना क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अग्र का विलोम शब्द है, अग्र का विलोम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी आगे, ऑप्शन सी पश्च और ऑप्शन डी है नीचे। तो अग्र का विलोम क्या होगा? तो ये होगा पश्च। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है घटा शब्द का बहुवचन कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए है घटाइयाँ, ऑप्शन बी है घटाएं, ऑप्शन सी है घटाओ और ऑप्शन डी है घटाएं। तो घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो घटा शब्द का बहुवचन होगा घटाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ठीक है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है निहार, ऑप्शन बी है दीप शिखा, ऑप्शन सी है रश्मि और ऑप्शन डी है नीरजा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन यह है निहार, ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है। ठीक है, वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है। तो ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन ए सारंग ले सारंग चली, ऑप्शन बी कानन कठिन भयंकर बारी, ऑप्शन सी है नवजीवन दो घनश्याम हमें, ऑप्शन डी अब जीवन में नहीं जीवन है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का हमको उदाहरण बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या होगा, तो ये होगा कानन कठिन भयंकर भारी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्द की नहीं वर्ण की। तो यहाँ पे क और यहाँ पे भ और भ इन दोनों वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो ऑप्शन ए कवि वृंद, ऑप्शन बी है कवि समूह, ऑप्शन सी है कवि लोग और ऑप्शन डी है कवि दल। तो कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो वो होगा कवि वृंद का एक वचन क्या होता है, कवि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है लिंग और ऑप्शन डी है सर्वनाम। मेरे को बाजार जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे मेरे नहीं होगा, मुझको बाजार जाना है। ठीक है, मुझको या मुझको बाजार जाना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ऑप्शन बी है सबसे अलग रहने वाला, ऑप्शन सी है बहाना बनाने वाला और ऑप्शन डी बहुत घमंड होना। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, ठीक है यहाँ पे खाली स्थान है में, यहाँ पे भी खाली स्थान है में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है 1945 उदयपुर, ऑप्शन बी 1910 वाराणसी, ऑप्शन सी 1975 नागपुर और ऑप्शन ए 1955 दिल्ली। तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन कब कब आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था 1975 में। और कहाँ पे, नागपुर में, नागपुर में। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।